Good morning everyone. Today we are going to start the first chapter of the unit Human Physiology. So Human Physiology बहुत ही interesting unit है and every chapter is very interesting. So we will start with the first chapter of Human Physiology, that is Digestion and Absorption. So Digestion and Absorption, सबसे पहले तो इस वर्ड्स का मतलब जानो कि डाइजेशन किसका होता है और एब्जॉर्प्शन किसका होता है. हम लोग दो तरह के मॉलिक्यूल्स खाते हैं. एक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है वो जो कि साइज में ज्यादा होते हैं, और एक हम लोग खाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे छोटे होते हैं साइज में. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है, जिनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, उनका पहले डाइजेशन होगा और फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा. और जो हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स खाते हैं या फिर हम लोग जो छोटे छोटे सब्सटेंस खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स हो गया, वाइटामिन हो गया, वाटर हो गया, जिसकी डाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होता है. ओके, सो जो बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेंगे, उनका पहले डाइजेशन होगा और फिर अब्जॉर्प्शन होगा. और जो छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी डाइजेशन होने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इन सिंपल फॉर्म है, उनका डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होगा. सो जो मेन न्यूट्रिएंट है हमारा जो मेन न्यूट्रिएंट है, उसमें क्या क्या आता है. सबसे पहले हम लोग क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, वी ड्रिंक वाटर और मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. सो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है, ये सारे मेनली लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड देन दे आर एब्जॉर्ब्ड. बट वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अवेलेबल इन दी एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ये ऑलरेडी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम लोग लिए हैं. सो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एब्जॉर्ब डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्लियर हो गया. डाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा. सो in digestion, we convert the complex food substance into simple absorbable form. Digestion में हम लोग करते क्या है, हम लोग जो complex molecule है या complex food substance है, उसे हम लोग simple absorbable form में तोड़ते हैं. And by the दो mean से हम लोग तोड़ सकते हैं. कैसे कैसे? पहला होता है मैकेनिकल एंड सेकेंड होता है बायोकेमिकल. मैकेनिकल में आ जाएगा जो टीथ का जो मूवमेंट है, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, वो सारे मैकेनिकल हो जाएंगे. जो हमारा मसल का मूवमेंट है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल, वो मैकेनिकल हो जाएगा. देन बायोकेमिकल में आ जाएगा एंजाइम्स. जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो जिस तरह से डाइजेशन करेगा वो आ जाएगा बायोकेमिकल मेथड में. सो हम लोग दो मेथड से डाइजेशन करते हैं फूड का पूरा, बाय मैकेनिकल एंड बाय बायोकेमिकल मेथड. मैकेनिकल में आ जाएगा टीथ वाला पूरा मूवमेंट और मसल्स का पूरा मूवमेंट, एंड बायोकेमिकल में आ जाएगा सारे एंजाइम जो एक्ट करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, अब डाइजेशन हमें पता है कि 5 प्रोसेस में होता है. ओके, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में. सो 5 स्टेप क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. सो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? सबसे पहला इंजेशन. इंजेशन मतलब होता है टेकिंग इन फूड. जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. देन डाइजेशन. डाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फूड पार्टिकल खाए हैं उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू स्मॉलर फॉर्म्स, और उसे हम लोग ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर फॉर्म. सो जो कन्वर्ट या ब्रेक करने का प्रोसेस है बाय द मैकेनिकल मेथड एंड बायोकेमिकल मेथड, सो वो आ जाता है डाइजेशन में. देन डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? इन द इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो जो भी फूड हम लोग खा लिए वो डाइजेस्ट हुआ, अब वो अब्जॉर्ब होगा बाय द बॉडी. देन जो अब्जॉर्ब हुआ है उसे हम लोग को यूज करना है. ओके, फूड हम लोग क्यों खाते हैं? टू गेन एनर्जी. एनर्जी करने के लिए, अपना डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए हम लोग फूड लेते हैं. सो फूड से जो हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं उसे हम लोग यूज करेंगे. सो व्हेन वी यूज द फूड टू फॉर्म एटीपी, ओके, दैट
प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है टू यूज इट। ओके, सो जो भी हम लोग एब्जॉर्ब किए उस फूड को हम लोग यूज करेंगे टू फॉर्म एटीपी। एंड एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। हम लोग एटीपी बना के रख लेंगे उस फूड का एंड वी विल यूज इट फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटी। देन जो भी खाना हम लोग खाए, डाइजेस्ट हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, यूज हुआ, लेकिन सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। ओके, जितना हम लोग फूड लेंगे वो सारा का सारा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। कुछ ऐसा फूड भी होगा जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। सो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है हमारे एलिमेंट्री कनाल में, उसे जब हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे उसे कहते हैं इजेशन। इजेशन मीन्स थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ओके, इंजेशन क्या था? टेकिंग इन फूड। डाइजेशन में क्या किए? जो फूड हम लोग खाए उसको ब्रेक किए या कन्वर्ट किए इनटू स्मॉलर फॉर्म। अब्जॉर्प्शन में क्या किए? उसे हम लोग एब्जॉर्ब किए। एसिमिलेशन में क्या किए? जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं उसे हम लोग यूज करेंगे टू फॉर्म एटीपीज। एंड देन उसके बाद जो फूड बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग जब अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे, डिफिकेट करेंगे, सो उसे कहेंगे इजेशन। ओके, सो ये 5 प्रोसेस में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। Okay, the steps of digestion is same in every organism. इसका क्या मतलब है? चाहे एक यूनिसेलुलर अमीबा हो या एक मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग, सब में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इन्हीं 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। ओके, मतलब जो भी हमारा फूड हम लोग लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको थ्रो आउट करेंगे, जितना भी प्रोसेस है वो सब में सेम होगा। एक यूनिसेलुलर अमीबा भी फूड लेने के लिए ये 5 प्रोसेस करेगा और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, वो सारे भी इन 5 प्रोसेस में अपना डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। सो द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इज सेम इन एवरी ऑर्गेनिज्म एंड इन ह्यूमंस for digestion to occur we have a digestive system. ह्यूमन में क्या है? जैसे यूनिसेलुलर अमीबास, इन सारे में तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम में डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से हमारे पास सारे वर्क करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स है। एयर का एक्सचेंज के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड का फ्लो करवाने के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन हार्मोन्स का फंक्शन कराने के लिए हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, ब्रेन का फंक्शन कराने के लिए हमारे पास न्यूरल सिस्टम है। हमारे पास हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक सिस्टम है। सो फूड के लिए जो सिस्टम है, सो हमारे लिए एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? GIT। GIT मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो वर्ड जहां पे भी लगेगा उसका मतलब होगा स्टमक, समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? GIT भी बोलते हैं, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो हमारे पास एक GIT है जिसमें हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर GIT। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेनली उसके 2 कंपोनेंट है। सबसे पहला एलिमेंट्री कनाल, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस, वो जितना भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है वो आ जाता है इन द एलिमेंट्री कनाल। एंड उसके साथ होते हैं एसोसिएट ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है? ऐसे ग्लैंड जो कि एसोसिएटेड है विद दिस कनाल, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। सो हमारे पास 3 एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। 3 एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला है द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, देन हमारा सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है? लिवर। हमारे पास एक लिवर है ऑन द राइट साइड, सो लिवर इज द सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड। देन हमारा जो थर्ड एसोसिएटेड ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में होता है। जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो इस तरह का होता है।
यू शेप्ड, सो इसके बीच में होता है अ लीफ लाइक ऑर्गन, इसे कहते हैं पैनक्रियाज। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। सो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, 3 पेयर होते हैं। कहां कहां पे होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। देन अ लिवर एंड अ पैनक्रियाज। सो दीज आर दी 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे किससे बना हुआ है? देयर इज अ एलिमेंट्री कनाल, जो कि पूरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है हमारा, दैट इज द एलिमेंट्री कनाल। और उसी ट्यूब के साथ कुछ कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। ओके, सो वो हो जाते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। इन 2 कंपोनेंट से हमारा जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। So first we'll start with the associated alimentary canal and then उसके बाद हम लोग associated glands के बारे में पढ़ेंगे। So सबसे पहले हम लोग जो alimentary canal है उसको overview में पढ़ेंगे and then फिर हम लोग associated glands के बारे में पढ़ेंगे। So alimentary canal start कहाँ से होता है? Mouth। माउथ क्या है? माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एंटीरियर मीन्स आगे का ओपनिंग। ओके, सो आगे का ओपनिंग इज माउथ एंड पीछे का या नीचे का ओपनिंग इज एनस। सो माउथ से हमारा एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है एंड कहां पे खत्म होता है? बाय द पोस्टीरियर ओपनिंग, दैट इज एनस। So mouth is the anterior opening of the elementary canal. Mouth leads to a cavity, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? buccal cavity. जो हमारा oral cavity है that is also known as buccal cavity. माउथ के बाद आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में बहुत सारे चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? हमारे मुंह में क्या क्या होता है? टीथ है, टंग है, देन पैलेट। पैलेट क्या होता है? जब हम लोग टंग को ऐसे ऊपर टच करो रूफ पे, ओके, माउथ के रूफ पे टच करो, सो एक स्ट्रक्चर टच होगा, उसी को कहते हैं पैलेट। ओके, ऐसे टंग को ऊपर टच करो, जो सरफेस टच हो रहा है उसे पैलेट कहते हैं। ओके, आगे में ये बोनी दिखेगा, ओके, बोनी फील होगा, सो वो हो जाता है हार्ड पैलेट, एंड पीछे में ये थोड़ा सॉफ्ट फील होगा, सो वो हो जाता है सॉफ्ट पैलेट। सो जब हम लोग टंग से ऊपर टच करेंगे माउथ के रूफ में, सो जो स्ट्रक्चर टच होता है उसे कहते हैं पैलेट। देन माउथ में क्या क्या होता है? सेलाइवरी ग्लैंड्स भी खुलते हैं। ओके, सो ओरल कैविटी या बकल कैविटी में क्या क्या आ जाएगा? टीथ आता है, टंग आता है, पैलेट आता है एंड 3 पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स आता है। वी विल स्टडी कि ये तीनों कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो पहला एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देन सबसे पहले माउथ हुआ, देन उसके बाद ओरल कैविटी जो हमारा मुंह है, बकल कैविटी वो हो गया। उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? इट इज द फूड पाइप। जैसे ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप, उसमें एयर पास होता है। ईसोफेगस होता है फूड पाइप जिसमें फूड पास होगा। ईसोफेगस लेके जाएगा खाना को स्टमक तक। ओके, सो ईसोफेगस के बाद आ जाएगा स्टमक। स्टमक क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा खाना जाएगा, ओके, एंड डाइजेशन होगा। सो ईसोफेगस के बाद आ गया स्टमक। देन स्टमक खुलता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ओके, जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड जितना भी मेजर अब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड आइलियम। सो जो यहाँ पे मैंने बताया कि पैनक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरह का एक यू शेप स्ट्रक्चर रहेगा। सो यही होता है ड्यूडेनम। जैसे यहाँ पे पहले ना स्टमक रहेगा, स्टमक विल ओपन इनटू दिस यू शेप स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे ड्यूडेनम, और इसी यू शेप स्ट्रक्चर के बीच में रहेगा पैनक्रियास, और यहाँ पे रहेगा द लिवर। ओके, सो ड्यूडेनम में रहेंगे बाकी के 2 एसोसिएटेड ग्लैंड। ड्यूडेनम जो है, जो यू शेप स्ट्रक्चर है, स्टमक के बाद आता है, वहां पे हमारे बाकी के 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स खुलते हैं। सो 2 क्या है? लिवर एंड पैनक्रियास। सो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड हो गए।
पहला है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पे खुलेगा, इन दी ओरल और बकल कैविटी। और दूसरे और तीसरा हो गया लिवर एंड पैनक्रियास, जो कि कहाँ पे खुलेगा, इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद 2 और पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ज्यूजिनम एंड आइलियम। ज्यूजिनम जो होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके, मिडिल वाला पार्ट, और आइलियम जो है दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड ये लास्ट पार्ट होता है। देन आइलियम खुलेगा इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, आइलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज सीकम। सो आइलियम और सीकम जहां पे ज्वाइन होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आइलियम एंड दिस इज सीकम, ओके, ये वाला पार्ट सीकम में, सीकम में होता है एक अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो सीकम का पार्ट होता है, ओके। सो ये आइलियम है एंड देन ये सीकम है, सो इस जगह को बोलेंगे इलियोसिकल जंक्शन। इलियम का इलियो एंड सीकम का सीकम, इलियोसिकल जंक्शन, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे मिलता है उस एरिया को कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो दोनों जहां पे मीट करेगा दिस इज इलियोसिकल जंक्शन। और सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन होता है, जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ओके। जो अपेंडिसाइटिस होता है, मींस साइटिस जहां पे भी लगता है ना, उसका मतलब होता है इन्फेक्शन। सो अपेंडिसाइटिस जहां पे भी लगेगा ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया, ओके, सो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। सो अपेंडिसाइटिस जिस एरिया में होता है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका पार्ट है, सीकम का पार्ट है। सीकम क्या है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन सीकम के बाद आ जाता है कोलोन। कोलोन इस तरह से जो पार्ट है दिस इज कोलोन। सो कोलोन का 3 पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन जो ऊपर जा रहा है दैट इज असेंडिंग कोलोन, फिर इस तरह से रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी, इस तरह से। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन, देन फिर ये नीचे आता है एंड दैट इज डिसेंडिंग कोलोन, ओके। सो कोलोन का 4 पार्ट होता है बेसिकली, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद एक थोड़ा सा एस शेप्ड स्ट्रक्चर आएगा, ओके, एस शेप्ड स्ट्रक्चर आएगा। सो इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, एस शेप्ड स्ट्रक्चर को सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। देन इसके बाद एक थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट आता है जिसको कहते हैं रेक्टम, ओके। सो इसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम में जो स्टूल होता है वो स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, ओके। देन रेक्टम का जो ओपनिंग है दैट इज द एनस एंड इट इज द posterior opening of the digestive system or the alimentary canal. So ईसोफेगस था, ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस खुल रहा था स्टमक में, स्टमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, आइलियम। सो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज ड्यूडेनम, उसमें खुलता है हमारा बाकी का 2 एसोसिएटेड ग्लैंड दैट इज लिवर एंड द पैनक्रियाज। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे मीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इज आइलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज सीकम। सो इलियम और सीकम जहां पे मीट करेगा उसको बोलेंगे इलियोसिकल जंक्शन। एंड सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स क्या है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई मेजर काम या फिर कोई भी काम नहीं है बॉडी में। सो उस टाइप के ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि वेस्ट है हमारा बॉडी का, ओके। सो अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन इसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, सो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ओके। देन सीकम हो गया, उसके बाद सीकम कहाँ पे जाता है, कोलोन में। सीकम से आता है कोलोन। कोलोन का 4 पार्ट होता है बेसिकली। तो पहला है असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन जो कि ट्रांसवर्सली या फिर स्ट्रेटली जाएगा, देन डिसेंडिंग कोलोन जो कि नीचे आएगा, देन सिग्मोइड कोलोन जो कि एस शेप्ड होगा। सिग्मोइड का मतलब होता है एस शेप्ड।
सो सिग्मॉइड कोलोन जो कि एस शेप पार्ट आएगा, देन एक बल्ज पार्ट आएगा जहां पे स्टूल थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, दैट इज द रेक्टम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देन लार्ज इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग है या रेक्टम का जो ओपनिंग है दैट इज द एनस एंड इट इज ऑल्सो द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। सो ये ओवरऑल एलिमेंट्री कनाल का सारा पार्ट्स है और सबके नाम है। नाउ विल स्टार्ट द एलिमेंट्री कनाल। अब हम लोग जो एलिमेंट्री कनाल है इसको हम लोग थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल और उसके बाद पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। सो सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज द माउथ, ये वाला माउथ का पार्ट है। सो ये जो कैविटी है दिस इज द ओरल कैविटी एंड ये जो कैविटी है नोज से जो जा रहा है कैविटी दिस इज द नेजल कैविटी। ओके, नोज का जो कैविटी है दिस इज नेजल कैविटी एंड माउथ का जो कैविटी है दिस इज ओरल या फिर बकल कैविटी। सो माउथ क्या है? इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ओके, ये पार्ट हमने पहले पढ़ लिया। एंड माउथ जो है इट इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। जो हम लोग का माउथ होता है उसका जो ओपनिंग होता है वहां पे 2 लिप होते हैं, एक अपर लिप एंड वन लोअर लिप। सो माउथ इज गार्डेड बाय 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर। देन लिप और टीथ के बीच में एक स्पेस होता है। ओके, जब हम लोग टंग वहां पे पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लिप्स और जो टीथ है उसके बीच में एक स्पेस है थोड़ा सा, उसको उस स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ओके, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। हम लोग वेस्टिब्यूल में क्या करते हैं? फूड रखते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा जो भी फूड होता है हम लोग वेस्टिब्यूल में भी रख सकते हैं। सो माउथ इज गार्डेड बाय 2 लिप्स, 2 लिप्स होता है। देन लिप्स के बाद जो स्पेस है लिप्स और टीथ के बीच में उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। देन माउथ लीड्स टू अ कैविटी, माउथ लीड्स into a cavity called the oral cavity or the buccal cavity। ये हमने पढ़ा। माउथ के बाद क्या आता है? ओरल कैविटी और बकल कैविटी। देन बकल कैविटी में क्या क्या होता है हमने ये भी पढ़ा। क्या क्या होता है बकल कैविटी में? टीथ होता है, टंग होता है, पैलेट होता है एंड 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो कि खुलते हैं बाय देयर डक्ट इनटू दी बकल कैविटी। सो टीथ, पैलेट, पैलेट क्या है मैंने बताया, जो अब हम लोग टंग से ऊपर के सरफेस पे टच करेंगे हमारे माउथ के, जो फील होगा हमें स्ट्रक्चर दैट इज पैलेट। ओके, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये माउथ है और इसका जो ये रूफ है, ये रूफ वाला स्ट्रक्चर जब हम लोग अपने टंग को यहाँ पे टच करेंगे सो ये जो फील होगा दिस इज दी पैलेट। सो पैलेट इज दी रूफ ऑफ द माउथ। टीथ तो जानते हैं एंड टंग भी हम लोग जानते हैं। और 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होंगे जो कि सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा के साथ कुछ और भी चीज सिक्रीट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ के बारे में। ह्यूमंस आर थिकोडोंट एंड डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। सो ये 3 वर्ड यू हैव टू रिमेम्बर। ह्यूमंस क्या होते हैं? थिकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं एंड हेटेरोडोंट होते हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये तीनों टर्म का मतलब क्या है। लेकिन दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ह्यूमन क्या है? थिकोडोंट है, डाइफायोडोंट है एंड हेटेरोडोंट है। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है वी विल स्टडी दैट। देखो, थिकोडोंट का मतलब होता है व्हेन द टीथ इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये सॉकेट है, सॉकेट जिसमें टीथ रहेगा। सो ये जो टीथ है ये इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड है। ओके, इस तरह से टीथ इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड है। ये जब टीथ टूटा होगा तो हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखता है ना कि इस तरह से एम्बेडेड है पूरी तरह से। सो हमारा जो टीथ है ये हमारे सॉकेट में पूरी तरह से एम्बेडेड है। ऐसा सारे एनिमल्स में नहीं होता है। सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। ओके, थिकोडोंट क्या है? व्हेन द टीथ इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारा जो जॉ बोन का सॉकेट्स है उसमें हमारा जो टीथ है वो कंप्लीटली एम्बेडेड है। इसीलिए जब टीथ टूट जाता है, जब हमारा मिल्क टीथ टूटता है या फिर कोई भी टीथ टूटता है तो हम लोग वहां पे एक गैप फील कर सकते हैं। टंग से जब हम लोग टच करेंगे तो एक गैप फील होगा। वहां पे क्या था? हमारा टीथ कंप्लीटली एम्बेडेड था। ओके, सो
थीकोडोंट का मतलब पता चल गया। अब डाइफायोडोंट का मतलब, डाइफायोडोंट मीन्स, डाई मीन्स टू, ओके। सो वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। जो ह्यूमंस होते हैं इनमें 2 सेट ऑफ टीथ होता है ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन। हमारा बचपन में क्या होता है, देयर इज अ टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, या उसे डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। सो जो हमारा बचपन का दांत होता है जो कि 6 मंथ में आता है एंड चाइल्डहुड तक 10-12 ईयर्स तक सारे टूट जाते हैं। सो उन टीथ को क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। एंड देन जो हमारा सेकेंड टाइम जो टीथ आता है एक बार टूटने के बाद, वो क्या होता है, हमारा परमानेंट टीथ होता है, ओके। अगर वो टूट गया तो फिर कोई टीथ नहीं आएगा। सो जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ हमारा होता है दैट इज दी परमानेंट टीथ और दी एडल्ट टीथ। सो वी आर डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब पता चल गया कि हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ है ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन, ओके। एंड इस टाइप का अरेंजमेंट को ही बोलते हैं डाइफायोडोंट। जब हमारा टीथ का जो सेट है वो 2 बार आए ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन, सो वो हो गया डाइफायोडोंट। पहला जो सेट होता है हमारा जो मिल्क टीथ होता है उसे क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। एंड उसके बाद जो सेट आता है दैट इज परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। वो अगर टूटा तो फिर और टीथ नहीं आएगा, ओके। देन थर्ड वर्ड क्या था, ह्यूमंस आर थेकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड ऑल्सो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मतलब हमारा जितना भी टीथ है वो सारा इक्वल नहीं है, ओके। हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। हमारा जो टीथ है वो सब इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है, ओके। 4 तरह के टीथ है हमारे पास। सो जो हमारे आगे के टीथ होते हैं जिससे हम लोग कुछ भी चीज बाइट करते हैं या टीयर करते हैं, बाइट करते हैं मेनली, सो वो हो जाता है इंसिजर्स, ओके। रैबिट्स वगैरह में देखना ये जो इंसिजर्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। सो इंसिजर्स जो आगे के टीथ होते हैं 4, ओके, दैट आर इंसिजर्स। देन उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्यों यूज करते हैं हम लोग, टीयरिंग के लिए। सो जो लायन वगैरह या कार्निवोर्स एनिमल रहते हैं उनमें कैनाइन्स बहुत डेवलप होता है, ओके। देन प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हमारा पीछे के टीथ है दे आर द प्रीमोलर्स एंड जो लास्ट वाले टीथ होते हैं दे आर दी मोलर्स। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ बेसिकली, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 तरह के टीथ हमारे पास है। देन फिर मैंने यहाँ पे ये नंबर क्यों लिखा है, ओके। अभी मैंने बोला कि 4 इंसिजर होते हैं, सो व्हाई आई हैव रिटन 2। ये जो मैंने लिखा है दीज आर दी डेंटल फॉर्मूला। सो जो अगर ये मान लो हमारा माउथ है, ये लोअर जॉ है और इसके ऊपर अपर जॉ होगा। सो जो डेंटल फॉर्मूला होता है ना उसमें हम लोग एक जॉ का आधा पार्ट का अरेंजमेंट लिखते हैं, ओके। ये फॉर एग्जाम्पल अपर जॉ ले लिया मैंने, ओके। सो अपर जॉ में हमारा आगे का 4 टीथ इंसिजर रहेगा, लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला में हम लोग एक जॉ का आधा पार्ट का टीथ का नंबर लिखते हैं। सो आधे पार्ट में क्या हो जाएगा, 2 इंसिजर हो जाएंगे। फिर इंसिजर के बाद क्या आता है, कैनाइन टीथ आता है, ओके। कैनाइन जो कि टीयरिंग में हेल्प करेगा। सो 2 कैनाइन होते हैं लेकिन हम लोग डेंटल फॉर्मूला में हाफ लिखते हैं। सो 1 कैनाइन हो गया। उसके बाद आता है 2 प्रीमोलर एंड उसके बाद आता है 3 मोलर, ओके। यहाँ पे 2 प्रीमोलर रहेगा और 3 मोलर रहेगा, जिसमें से 2 मोलर आ जाता है पहले और 1 मोलर आता है बाद में। उसे क्या कहते हैं हम लोग, विजडम टीथ बोलते हैं या फिर अकल का दांत बोलते हैं, ओके। सो वो जो मोलर रहता है वो आफ्टर 18 ईयर्स या उसके बाद भी लोगों में आते रहता है, ओके। सो ये जो एक जॉ का हाफ जो टीथ है उसके नंबर को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। सो हाफ में हम लोग के पास क्या होता है, 2 इंसिजर रहता है, 1 कैनाइन रहता है, 2 प्रीमोलर रहता है एंड 3 मोलर रहता है, जिसमें से 2 जब मिल्क टीथ जाता है तभी ही आ जाता है एंड लास्ट का 1 आता है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। सो उसे कहते हैं विजडम टीथ। सो जब हम लोग को पूरा नंबर निकालना है टीथ का तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि ये 1 है, इसके दूसरे साइड का लिए निकालने के लिए 2, फिर इसी तरह से एक जॉ ऊपर में भी रहेगा, सो इंटू 4। सो
2 + 1 + 2 + 3 कितना हो गया 8। सो 8 × 4 = 32। तो हमारा जो एडल्ट टीथ है, जो हमारा परमानेंट टीथ है, उसमें कितना टीथ होता है 32 टीथ होता है। ओके और जब हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग देखो एक साइड का ऊपर में लिखते हैं, ये अपर जॉ का आधा पार्ट का टीथ है एंड ये लोअर जॉ का आधा पार्ट का टीथ है। सो जो हमारा एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है दिस इज 2 1 2 3 मीन्स 2 इंसिजर, 1 canine, 2 premolars and 3 molars on the half side of a jaw। अपर जॉ के हाफ में इतना टीथ रहेगा एंड लोअर जॉ के हाफ में इतना टीथ रहेगा। सो दिस इज द एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। अब जो हमारा चिल्ड्रन वाला टीथ था, जो हमारा डेसिडियस टीथ था, या जो हमारा टेम्पररी टीथ था, या जो मिल्क टीथ था, उसमें कम टीथ होते हैं। ओके जो बच्चे में कम टीथ होता है। सो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है वी शुड नो। उसमें भी 2 इंसिजर होता है, 1 कैनाइन होता है, प्री मोलर्स नहीं होता है। ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चे का टीथ होता है, जो डेसिडियस टीथ है या मिल्क टीथ है, उसमें प्री मोलर्स नहीं होता है एंड क्या होता है 2 मोलर्स रहेगा। सो इन टोटल कितने टीथ हो गए, ये अपर जॉ का आधा है मतलब 5। सो अपर जॉ में कितना हो जाएगा 10 टोटल, लोअर जॉ का नीचे में आधा है 5 सो 10। सो 10 + 10 20 मतलब 5 × 2। ओके 5 × 4 = 20। सो मिल्क टीथ कितना होता है हमारे पास 20 एंड एडल्ट टीथ कितना होता है हमारे पास 32। सो अब देखो इस पता क्या चल रहा है हमें इस डेंटल फॉर्मूला और इस डेंटल फॉर्मूला से हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो प्री मोलर्स है, ओके प्री मोलर्स अपीयर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि जो हमारा बच्चे वाला दांत था उसमें प्री मोलर्स नहीं था। सो प्री मोलर्स हमारे पास सिर्फ एक ही बार आया, जो इंसिजर है वो 2 बार आया, जो कैनाइन है वो 2 बार आया, जो 2 मोलर्स थे वो 2 बार आए, लेकिन जो प्री मोलर है और जो लास्ट वाला मोलर है वो सिर्फ एक बार ही आता है। सो प्री मोलर्स अपीयर्स वंस इन लाइफ टाइम एंड आर मोनोफायोडोंट। और जो लास्ट वाला टीथ है, जो लास्ट वाला मोलर है, ओके ये देखो ये 2 से 3 हो जाता है। ओके सो जो 3 हो रहा है, जो लास्ट वाला मोलर है दैट इज द विजडम टीथ, वो भी मोनोफायोडोंट होता है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो प्री मोलर है और जो लास्ट का मोलर है ये सिर्फ एक बार आएगा लाइफ में। ओके सो दीज टीथ आर मोनोफायोडोंट। और जो बाकी के टीथ है, जो इंसिजर है, जो कैनाइन है और जो 2 मोलर है, वो डाइफायोडोंट होते हैं। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। ओके प्रीमोलर्स वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड विजडम टीथ वाला दे आर दी मोनोफायोडोंट। एंड अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इन टोटल कितने टीथ मोनोफायोडोंट है, ओके सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बचपन में कितना था हमारे पास 20, अब बड़े होके हमारे पास कितना टीथ आ गया 32। सो जो हमारा 12 टीथ है दे आर मोनोफायोडोंट। सो 12 टीथ में क्या क्या आ जाएगा 2 × 4 ओके पूरा 8 प्रीमोलर्स एंड 1 × 4 + 4 मोलर्स। ओके सो 8 प्रीमोलर्स जो आएंगे और 4 मोलर्स जो आएंगे वो 12 जो टीथ है ये मोनोफायोडोंट होंगे। सो टीथ में बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी आर थेकोडोंट, वी आर डाइफायोडोंट एंड वी आर हेटेरोडोंट। और इसमें जो ये डेंटल फॉर्मूला वाला पार्ट है दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन टीथ इज, जो टीथ होता है इट हैव इनैमल। जो टीथ है इसका जो ऊपर में जो पार्ट है दिस पार्ट इज इनैमल एंड दिस इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ओके सो इनैमल इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस एंड इट हेल्प्स इन च्यूइंग। ओके इट इज अ हार्ड च्यूइंग सरफेस एंड इट हेल्प्स टू च्यू द फूड। सो ये जो ऊपर का पार्ट होता है हमारे टीथ का, इसमें एक सब्सटेंस होता है दैट इज इनैमल एंड इट इज द हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही हार्ड होता है एंड इस किसमें हेल्प करता है, फूड को च्यू करने में हेल्प करता है। ओके सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टीथ। टीथ के ऊपर में क्या होता है, देयर इज अ हार्ड च्यूइंग सरफेस, उसमें डिपोजिशन होता है इनैमल का। देन टीथ हमने पढ़ लिया और फिर क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास
बकल कैविटी में टंग है. ओके, सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. टंग जो है ये एक तरह का मसल है. सो जो मसल्स होता है ना बॉडी में, वो दोनों तरफ से अटैच होगा. जो मसल्स आगे से भी अटैच होते हैं, पीछे से भी अटैच होते हैं, बट टंग एक ऐसा मसल है जो कि सिर्फ एक तरह से अटैच है. ओके, टंग इज अटैच्ड एट वन एंड ओनली. सो हमारा जो टंग है इट इज अटैच्ड ऑन दी पोस्टीरियर एंड. हमारा टंग कहाँ से अटैच है? पोस्टीरियर एंड से अटैच है. एंड हमारा जो एंटीरियर एंड है वो फ्री है. बट अगर तुमने फ्रॉग पढ़ा होगा, सो फ्रॉग में देखना कि उसका जो इंटीरियर एंड होता है ना वो अटैच होता है फ्लोर से, और उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो खुला हुआ रहता है. इसीलिए जब फ्रॉग्स कुछ पकड़ते हैं तो वो अपना पूरा टंग को रोल करके खोलते हैं. ओके, सो हमारे में उल्टा है. हमारे में क्या होता है? हमारा टंग जो है वो पोस्टीरियरली अटैच्ड है. ओके, इट इज अटैच्ड बाय अ लिगामेंट कॉल्ड फ्रेन्यूलम. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. टंग किससे अटैच है? एक लिगामेंट है दैट इज नोन एज फ्रेन्यूलम, एंड इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. सो हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से हमारा टंग अटैच है बाय अ लिगामेंट कॉल्ड फ्रेन्यूलम. फिर ये टंग है. टंग में हमारे टेस्ट आते हैं. टेस्ट, सो ये यहाँ पे होता है स्वीट टेस्ट. यहाँ पे क्या होता है? सॉल्ट एंड सार, एंड देन बिटर. एक और टेस्ट होता है. ओके, मेनली 5 टेस्ट होता है. हम लोग पहले 4 पढ़ते थे, बट अभी 5 टेस्ट आ गया. एंड 5th टेस्ट जो है दैट इज उमामी. सो जो चाइनीज खाना का टेस्ट होता है ना, दैट इज द 5th टेस्ट. वो उमामी टेस्ट होता है, एंड दैट इज द 5th टेस्ट. सो हमारे पास 4 टेस्ट नहीं 5 टेस्ट है. स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर, एंड द 5th इज उमामी, जो चाइनीज खाना का टेस्ट होता है. ओके, देन The tongue on the upper surface bears papilla. जो टंग का अपर सरफेस है, ओके, उसमें देखना रफ स्ट्रक्चर दिखता है, उसे कहते हैं हम लोग पैपिला. सो पैपिला आर द स्मॉल प्रोजेक्शन दैट हैव टेस्ट बर्ड. सारे पैपिला में टेस्ट बर्ड नहीं होता है, कुछ कुछ पैपिला में टेस्ट बर्ड्स होता है. सो जो हमारा टंग है उसके अपर सरफेस पे यू विल सी द रफ स्ट्रक्चर. ओके, और जब उसको हम लोग बहुत क्लोजली माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, सो वो स्मॉल प्रोजेक्शन जैसे होते हैं. एंड दिस प्रोजेक्शन, दिस स्मॉल प्रोजेक्शन जो पैपिला है, ये क्या करते हैं? टेस्ट बर्ड्स बियर करते हैं. ओके, सो टंग ऑन द अपर सरफेस बियर्स पैपिला, जिसमें टेस्ट बर्ड्स होता है. एंड टेस्ट बर्ड्स हमारे पैलेट में भी होते हैं. जो पैलेट है, क्या है पैलेट? जो रूफ है हमारे माउथ का, उसमें भी यू विल टच एंड फील. टंग से उसको टच करके फील करो, दैट यू विल फील दैट देर इज समथिंग रफ एरिया. ओके, आगे में जो एरिया है दैट इज रफ, और वहां पे भी यू विल see that there is the presence of taste bud. So taste tongue से भी फील होता है and palate से भी फील होता है. So palate के बारे में और कुछ ज्यादा important नहीं है. Then let's start with the salivary gland. Salivary glands पहले ही बता दिया कितने होते हैं? 3 pairs. मतलब आधे 3 इस साइड होंगे राइट साइड एंड 3 लेफ्ट साइड होंगे. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? दे सिक्रीट सलाइवा. सलाइवा सिक्रीट करेगा, एंड सलाइवा के साथ इट सिक्रीट अदर सिक्रीशन बाय द डक्ट्स. सलाइवरी ग्लैंड किससे अपना सिक्रीशन देते हैं? बाय द डक्ट्स. डक्ट्स होता है. ओके, हर सलाइवरी ग्लैंड के पास एक एक डक्ट होगा, एक या एक से ज्यादा भी होता है. सो उनके पास अपना डक्ट्स होता है, एंड वो अपने डक्ट से अपना सिक्रीशन को ओरल कैविटी में डालते हैं. सो जो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास, उनका नाम क्या क्या है बताओ? पेरोटिड ग्लैंड. पेरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चीक में. ओके, ईयर के थोड़े पास में देयर इज अ फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट, जिसको कहते हैं पेरोटिड ग्लैंड. देन एक होता है सब मैक्सिलरी. मैक्सिला होता है हमारा जो अपर जॉ बोन होता है. अच्छा, जो अपर का जॉ है ना, ऊपर वाला जॉ, दैट इज मैक्सिला, एंड जो नीचे वाला जॉ है दैट इज मैंडिबल. सो either that is known as submaxillary salivary gland or submandibular salivary gland. Okay, वो jaw bone में होता है. Then the third is the sublingual gland. Lingua का मतलब होता है
टंग. ओके, सो सबलिंगुअल मीन्स बिलो द टंग. सो एक सलाइवरी ग्लैंड रहेगा हमारे चीक में, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड रहेगा हमारे जॉ बोन में, एंड तीसरा सलाइवरी ग्लैंड हमारे रहेगा टंग के नीचे. सो दीज आर दी 3 सलाइवरी ग्लैंड, और ये पेयर में होते हैं. इसमें से जो पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उसका देखना कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है. ओके, एक वायरल डिजीज होता है मम्प. ओके, मम्प में क्या होता है, जो पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है ना उसको वो इन्फेक्ट करता है एंड हमारा गाल स्वेल हो जाता है एंड इट इज पेनफुल. ओके, सो मम्प्स जो है इसमें क्या होता है, हमारा पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है एंड उसका स्वेलिंग हो जाता है. सो वी हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, द पेरोटिड, द सबमैक्सिलरी या उसको सबमैंडिबुलर भी बोलते हैं, एंड द थर्ड इज सबलिंगुअल. नाउ लेट्स नो कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवा. ओके, सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है दैट इज सलाइवा. इस सलाइवा का पीएच क्या होता है, इसका जो पीएच है दैट इज अराउंड 6.8. ओके, 6.8 के अराउंड पीएच है एंड ये हल्का सा एसिडिक है. ओके, दिस सलाइवा इज अ लिटिल एसिडिक क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है, जो इसके एंजाइम है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, ये एसिडिक पीएच में काम करता है. सो सलाइवा हैज द पीएच ऑफ 6.8. देन सलाइवा में क्या क्या चीज होते हैं, सलाइवा में होता है कुछ एंजाइम, एक बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस और होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. सो सलाइवा में जो एंजाइम है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज जो अमाइलोज को तोड़ेगा. अमाइलोज क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. सो सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक स्टार्च. ओके, बायोमोलिक्यूल्स में यू हैव स्टडीड कि स्टार्च क्या होता है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड. सो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च दैट इज अ पॉलीसैकेराइड उसको तोड़ेगा इनटू अ डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोज. सो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है स्टार्च को तोड़ना इनटू माल्टोज. सो पॉलीसैकेराइड को इट विल ब्रेक डाउन इनटू डाइसैकेराइड एंड 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है बाय दिस सलाइवा. ओके, बाय द सलाइवरी. और सलाइवा में क्या क्या होता है, देयर इज अ एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस जिसे कहते हैं लाइजोजाइम. सो लाइजोजाइम क्या है, इट इज अ एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस जो कि हमारे खाना में अगर कोई भी बैक्टीरिया है उसे वो किल करेगा. ओके, सो लाइजोजाइम होता है. और क्या क्या होता है, देयर आर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड आयन होता है एंड बाइकार्बोनेट आयन होता है. सो दीज आर दी 4 इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा. देन सलाइवा में क्या क्या हो गया, सलाइवरी अमाइलेज, लाइजोजाइम एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स. Then these glands are present outside the buccal cavity and secrete its secretion inside the buccal cavity. इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ग्लैंड्स है ये कहाँ होंगे, हमारा जो बकल कैविटी है उसके बाहर में रहेंगे और बाय डक्ट ये क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन को बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करेंगे. देन अब ओरल कैविटी खत्म हो गया. इसके बाद वी विल सी अ समथिंग दैट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. सो मान लो ये नेजल कैविटी है, इससे एयर आ रहा है. ओके, एंड ये ओरल कैविटी है, इससे फूड आ रहा है. सो एक जो एरिया है वहां पे जो हमारा नेजल कैविटी और ओरल कैविटी सेम पैसेज फॉलो करता है. ओके, और इसी सेम पैसेज को बोलते हैं फेरिंग्स. सो बोथ oral cavity and nasal cavity opens into a same passage that is pharynx. And pharynx के बाद एयर कहाँ जाएगा, विंड पाइप में, और फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में और फूड पाइप में. सो यहाँ पे यू विल सी कि क्रॉसिंग होता है एक तरह का. ओके, सो ये जो कॉमन पैसेज है बिटवीन विंड एंड फूड, बिटवीन द नेजल चैम्बर एंड द ओरल चैम्बर, इसे कहते हैं फेरिंग्स. सो फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर और द ट्रैकिया इन ईसोफेगस. सो देखो यहाँ पे एक क्रॉसिंग होता है. ओके, ऊपर में क्या है, नेजल कैविटी एंड नीचे में क्या है, ओरल कैविटी. देन फेरिंग्स आएगा और यहाँ पे क्या होगा, जो नेजल चैम्बर है और जो विंड पाइप है वो आगे आ जाएगा एंड जो ईसोफेगस है वो पीछे चला जाएगा. ओके,
सो इस क्रॉसिंग को बोलते हैं, यहाँ पे जो क्रॉसिंग का जो मेन पार्ट है दैट इज द फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है बिटवीन फूड एंड एयर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो ट्रैकिया होता है, इसके बाद क्या आ जाएगा, फेरिंग्स के बाद दिस इज द ट्रैकिया और द विंड पाइप। सो विंड पाइप और ट्रैकिया हैज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। सो यहाँ पे देखो जो विंड पाइप है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगा, इसका कॉमन पैसेज के ऊपर में एक ओपनिंग रहेगा। सो इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग जो है उसे कहेंगे ग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है, जो ग्लॉटिस है, वो कवर्ड रहेगा बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। एक कार्टिलेज का फ्लैप रहेगा। ओके, ये जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा कार्टिलेज का, जो कि इसको कवर या अनकवर करेगा। सो दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर। सो ग्लॉटिस के ऊपर देयर इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे कहेंगे एपीग्लॉटिस। सो ट्रैकिया और द विंड पाइप हैज एन ओपनिंग, जिसे कहेंगे ग्लॉटिस, एंड विंड पाइप का जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक कवरिंग है दैट इज नोन एज एपीग्लॉटिस। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। जो एपीग्लॉटिस है वो क्या करता है, ये कवर करता है ग्लॉटिस को जब हम लोग फूड खाते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं बात करते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों का पैसेज कहाँ पे है, एक जगह पे कॉमन है, फेरिंग्स पे। सो ऐसा हो सकता है कि बात हम लोग कर रहे हैं, उससे बात करते वक्त क्या होता है, जो एयर हम लोग इनहेल किए हैं वो एयर जब बाहर आता है तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है और साउंड निकलता है। सो साउंड आने के लिए हमारा जो एयर पाइप है वो खुला रहना चाहिए, मतलब हमारा ट्रैकिया खुला रहना चाहिए, तभी ही साउंड प्रोड्यूस होगा। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं उससे हमारा विंड पाइप भी खुला हुआ है, और अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमारा जो ईसोफेगस है वो भी खुला हुआ है। ओके, सो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में जा सकता है। सो बात करते वक्त नहीं खाना खाना चाहिए। एपीग्लॉटिस क्या करता है, एपीग्लॉटिस कवर्स द ओपनिंग और ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग और डिग्लूटेशन। स्वॉलोइंग को क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन भी बोलते हैं। सो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग या डिग्लूटेशन जो ग्लॉटिस होता है उसको कवर करता है एपीग्लॉटिस, ताकि हमारा जो खाना है वो विंड पाइप के अंदर ना चल जाए। ओके, सो एपीग्लॉटिस का काम यही है, ग्लॉटिस को कवर करके रखना जब हम लोग खा रहे होते हैं। ओके, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। सो ये समझ में आ गया। इसके बाद लेट कम बैक टू दी फूड पाथवे। सो फूड पाथवे में क्या था, ओरल कैविटी सबसे पहला, देन फेरिंग्स आया। फेरिंग्स क्या था, कॉमन पैसेज बिटवीन द विंड एंड द फूड। सो इट इज द कॉमन पैसेज बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। देन फेरिंग्स, अगर फूड की बात कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएगा खाना, इन द ईसोफेगस। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द ईसोफेगस। सो व्हाट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, इट इज ए लॉन्ग पाइप। ये एक पाइप है और टिब्यूलर पाइप है, उसका लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। सो हमारे माउथ से या ओरल कैविटी से स्टमक तक का जो डिफरेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो देर इज अ ट्यूब प्रेजेंट कॉल्ड ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस लीड्स द फूड टू द स्टमक। ईसोफेगस का कोई भी डाइजेशन में रोल नहीं है, इसका बस एक ही काम है, फूड को ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके जाना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से क्या हुआ, हमारा ट्यूब स्टार्ट हुआ, या फिर हम जो एलिमेंट्री कनाल की बात कर रहे थे, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो जो ट्यूब्स है वो हमारा ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ। सो फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस वो ट्यूब चल रहा है, और उस ट्यूब में हमारा जो फूड है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। सो उसका जो मूवमेंट है फूड का, दैट अकर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कनाल। कैसे होता है, देखो अगर मान लो कि ये हमारा जो ट्यूब है उसमें मूवमेंट करना है। सो हमारा ये इस तरह से ट्यूब है, सो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, तो फूड यहाँ से यहाँ आया, देन फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसके बाद जो ट्यूब है वो रिलैक्स करेगा। ओके, सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इस तरह से एक वेवी मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूब था, ये ट्यूब रहेगा, यहाँ पे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया है,
इसके आगे फूड मूव किया, देन फिर ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड इसके आगे मूव करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड इसके आगे मूव करेगा। सो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होके एक वेवी मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और उसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सो फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस फूड मूव्स थ्रू अ मस्कुलर मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस। कैसे प्रोड्यूस होता है? सो देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सक्सेसिव वेव, सक्सेसिव वेव्स बनते हैं बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इससे एक वेव प्रोड्यूस होगा और उसी कंटिन्यूअस वेव के चलते जो फूड है वो आगे बढ़ता जाएगा। और ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एनस ये मूवमेंट चलेगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द स्टमक। ओके, हमने अभी ईसोफेगस तक पढ़ लिया, अब हम लोग स्टमक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।